सिस्टम, ये नोट्स पहले से मैंने सिस्टम पे डिज़ाइन किए हुए। हम लोग समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो आपके पास एक यूज़र है, इसे कांटेक्ट करना है सिस्टम से कांटेक्ट करना है, तो इसको क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर के पास जाएगा ये और प्रोसेस करेगा, देन एग्जीक्यूट करेगा। तो इसे जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो समझने में बहुत टाइम लगता था कि डायरेक्टली ये प्रोसेस नहीं कर पाता था सिस्टम से, क्योंकि जो वर्किंग होती थी उस टाइम पर वो होती थी लो लेवल लैंग्वेज मीन्स मशीन लैंग्वेज। मशीन का कोड आपका बहुत लंबा होता था, उसे पूरा प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग जाता था यूजर को, तो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मिड में एक इंटरफेस का काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है, जो कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर से लेगा, उसे प्रोसेस करेगा, देन ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इस इंफॉर्मेशन लेगा, देन उसे कन्वर्ट करेगा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है वो आपका करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, उसमें भी हमने यही लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट as an interface between the user and the computer hardware and control the execution of all kind of program. Simple, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है, किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ये एक यूजर है और ये आपका हार्डवेयर है, इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है वो आपका करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स डायरेक्टली मैनिपुलेट करना है यूजर को हार्डवेयर के साथ, तो वो सारा प्रोसेस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि एक इंटरफेस की तरह काम करता है और जो भी आपके ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं सिस्टम के अंदर, वो सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी ऑपरेशन होंगे वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क परफॉर्म नहीं करेगा आपका। तो सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है आपका, इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। किसकी हेल्प से, डिफरेंट एप्लीकेशन है सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की थ्रू हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करेगा यूजर और हार्डवेयर के बीच में। सेकेंड डेफिनेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द इंटरनल एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। जितनी भी एक्टिविटी होंगी हार्डवेयर और यूजर के बीच में, उसको कंट्रोल करेगा, देन प्रोवाइड करेगा इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। अगर कुछ पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, ये हिंदी इंग्लिश मिक्स आपके नोट्स हैं, ये आपको पहले से मिल जाएंगे वेबसाइट पे। तो सिंपल, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ मास्टर प्रोग्राम होता है जिसकी सहायता से कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है। मींस एक ये मास्टर प्रोग्राम होता है दैट कैन बी यूज टू ऑपरेट कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल जो करता है वो करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड पॉइंट इज, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये सिस्टम पहले से इनबिल्ड होता है सिस्टम पे, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज किया जाता है। तो जितने भी हार्डवेयर होते हैं सिस्टम पे या आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सभी को मैनेज करने का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से अदर एप्लीकेशन को रन कराया जाता है। मीन्स जितनी भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे आप इंस्टॉल करेंगे या रन करेंगे, उन सभी को मैनिपुलेट सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से कंप्यूटर की ईच एंड एवरी एक्टिविटी को मैनेज किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी आपका प्रोसेस होगा उन सभी को मैनेज करना है, मैनिपुलेट करना है, प्रोसेसिंग करानी है उन सभी को, वो सारे ऑपरेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। इसके अलावा कोई भी कंप्यूटर किसी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क आपका परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर आप मोबाइल फ़ोन भी बोलें तो मोबाइल के अंदर भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। जैसे आप लेटेस्ट अगर मोबाइल की बात करते हैं तो उसमें आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूज होता है आजकल। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन पार्ट होता है किसी भी सिस्टम का या आपके मोबाइल फ़ोन का, जो पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम पर्पस के लिए भी। तो सबसे पहले अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका अगर आपको डायग्राम बनाना तो इस वे में भी आप बना सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखिए, उसके बाद बैच,
ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क एंड रियल टाइम। और ट्री स्ट्रक्चर में अगर बनाना हो तो ट्री स्ट्रक्चर में भी आप बना सकते हैं। डायरेक्टली आप यहाँ पर लिखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देन यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस टाइप से आपका ये ट्री स्ट्रक्चर भी बन सकता है इसका, और आप दोनों भी बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा राइट अप करना है तो डायग्राम आप बनाएं जिससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम the similar job are grouped together into a batch with the help of some operator and these batches are executed one by one। बैच का मीनिंग होता है जिस जिस प्रोसेस की सेम नीड होती है, प्रोसेस सिस्टम के पास प्रोसेस आते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, तो जिस जिस प्रोसेस की सेम नीड होगी उसका एक बैच बन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जॉब 7, जॉब 5 और जॉब 2 की सेम नीड है तो इसका एक क्या बना दिया, बैच बना दिया। सेम ऐसी आपका बैच जॉब 1 एंड जॉब 4 की सेम नीड थी तो इसका एक बैच बना दिया। तो सबसे पहले सीपीयू से एलोकेट हुआ, एलोकेट होने के बाद इस जॉब ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया। जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो सीपीयू ट्रांसफर हो जाएगा सेकेंड बैच के पास। सेकेंड बैच में जॉब 2, जॉब 5, जॉब 7 की सेम नीड है, वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद नेक्स्ट जॉब के लिए सीपीयू एलोकेट हो जाएगा। तो इस टाइप से जॉब टू जॉब ट्रांसफर होता रहता है आपका, बैच टू बैच ट्रांसफर होता रहता है आपका सीपीयू। तो इस टाइप से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपके यूज होते हैं, जिन जिन प्रोसेस की सेम नीड होती है तो उनका एक बैच क्रिएट कर लिया जाता है। तो ये तो था आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग का मीनिंग होता है सीपीयू आपके पास एक ही है और प्रोसेस आपके पास बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने क्या करना है, इस सीपीयू को शेयर करवा देना है। मीन्स एक टाइम पर एक प्रोसेस ही सीपीयू को यूज करे, तो वो आपका कहलाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इससे बोलते हैं आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल्सो इट इज नोन एज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं, इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट ऑल टास्क वर्क स्मूथली। मीन्स हर एक को टाइम के लिए हम शेयर कर देंगे ताकि हर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, किसी प्रोसेस को ये ना लगे कि मैं बहुत टाइम तक क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। तो इसमें जो आपकी शेड्यूलिंग प्रोसेस होती है वो होती है राउंड रॉबिन। हम लोग इसे आगे देखेंगे। ये आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, प्रोसेस हम लोग देखेंगे कैसे आपका सीपीयू को आप टाइम के लिए शेयर कर लेते हैं। तो जिस हर एक प्रोसेस क्या होगा, कुछ टाइम के लिए सीपीयू को शेयर कर लेगा। Each user get the time to CPU as they use a single system. These system also known as मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे आपका टाइम शेयरिंग भी बोलते हैं और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि एक साथ आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं सीपीयू को शेयर करके। द टास्क कैन बी परफॉर्म एज सिंगल यूजर और डिफरेंट यूजर ऑल्सो। एक टास्क को सिंगल यूजर भी कर सकता है और मल्टी यूजर भी कर सकता है। अगर डायग्राम में हम बात करें तो अभी जो एक्टिव स्टेट है वो प्रोसेस 4 की है, तो सीपीयू जो एलोकेट है अभी वो प्रोसेस 4 को एलोकेट है, अदर प्रोसेस अभी वेटिंग में है। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगी आपके सीपीयू की। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हर एक प्रोसेस का अपना एक सीपीयू होता है। मीन्स हर एक सिस्टम का अपना एक सीपीयू होगा, मेमोरी होगी एंड डिस्क स्टोरेज होगा। बट वो क्या करेंगे, आपस में एक कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू शेयर करेंगे डेटा को। सो अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं, इन डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव वेरियस सिस्टम एंड ऑल दीज सिस्टम हैव देयर ओन सीपीयू, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड रिसोर्सेज। हर एक सिस्टम का अपना एक सीपीयू है, मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, रिसोर्सेज हैं। दीज सिस्टम आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग अ शेयर कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। ए सिस्टम कैन परफॉर्म इट्स टास्क इंडिविजुअली। हर एक सिस्टम अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें सीपीयू का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हर एक सिस्टम का अपना अपना सीपीयू है और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू। तो ये जो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इन्हें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज सिस्टम रन ऑन सर्वर पे जो आपके परफॉर्म होते हैं वो आपके कहलाते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, यूजर, ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शन। मीन्स नेटवर्क पे ये परफॉर्म होता है और मेनली ये सर्वर पे वर्क करेगा। आपका डिफरेंट टर्मिनल आपके कनेक्टेड होंगे थ्रू नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे और पूरा वर्क जो होता है आपका वो सर्वर पे होता है। दीज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ शेयर एक्सेस ऑफ फाइल, प्रिंटर, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन। जैसे आप प्रिंटर को शेयर कर लेते हैं एक से ज़्यादा सिस्टम पे,
और फाइल को आपको शेयर करना है एक से ज़्यादा सिस्टम पे, तो वो उस टाइप का जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क पे आपकी फाइलें जो हो रही हैं वो शेयर हो रही हैं। एंड नेक्स्ट आपका होता है लास्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपनी का जो है मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी पे काम करता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ई जॉब कैरी अ सर्टेन डेडलाइन विद इन विच द जॉब इज सपोज टू बी कंप्लीटेड, अदरवाइज द ह्यूज लॉस विल बी देयर और इवन द रिजल्ट प्रोड्यूस। मीन्स इसमें क्या होता है रियल टाइम मीन्स एक्टिव टाइम, जो टाइम लिमिट आपको दी है उस टाइम पर आपका टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है। तो जैसे आपको मान लीजिए कंपनी में गया, प्रोजेक्ट दिया है आपको कि एक मंथ के अंदर आपका कंप्लीट हो जाना है, किसी क्लाइंट ने प्रोजेक्ट दिया है कि एक मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाना है, तो उसका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की 1 मंथ के अंदर आपका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना है। अगर आप 1 मंथ से ज़्यादा ले लेंगे तो आपका बहुत सारा लॉस हो जाएगा उसमें, तो वो कंडीशन आपकी होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके मेडिकल में भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज होता है आपका। 2 टाइप के आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, पर्टिकुलर डेडलाइन होती है कि उस डेडलाइन में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए टास्क। बट सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, मीन्स आपको डेडलाइन दी है, उसके बाद भी अगर आप सबमिट कर देते हैं टास्क को तो भी आपका प्रोसेस जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मीन्स वो एक्सेसिबल होगा। तो बट मेनली जो होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट आपको दी है, उस टाइम लिमिट पे आपका टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपका जो होगा लॉस हो जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्रैश हो सकता है। तो वो कंडीशन आपकी होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो ये आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है जिस जिस जॉब की सेम नीड होती है उसका एक हम बैच बना लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है आपका सीपीयू को शेयर कर लेते हैं पर्टिकुलर टाइम लिमिट में, तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग आपकी इसमें काम करती है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हर एक सिस्टम का अपना अपना सीपीयू है, मेमोरी है, मेन मेमोरी सब कुछ है, बट वो कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू शेयर करते हैं डेटा को। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पर, ये पूरा प्रोसेस आपका सर्वर के थ्रू होगा, सर्वर पे आप शेयरिंग कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक पर्टिकुलर टाइम पर जो टास्क आपको दिया है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, अदरवाइज इसमें आपका बहुत सारा लॉस हो सकता है। 2 टाइप के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक होता है हार्ड एंड दूसरा होता है आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एग्जाम में, इसका क्वेश्चन आपका आता है कि डिफाइन डिफरेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसके डिफरेंट फंक्शन हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैंने यहाँ पर राइटअप किए हैं। सबसे पहला फंक्शन है आपका मेमोरी मैनेजमेंट, सेकेंड वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग एंड टाइम शेयरिंग। अगर आपको इसका प्रॉपर डायग्राम बनाना हो तो इस टाइप से आप डायग्राम बना सकते हैं, या आपको किसी और फॉर्मेट में भी दिखाना है इसको तो आप जैसे F1 लिखिए यहाँ पर फंक्शन, देन यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख दीजिए मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट। इस टाइप से आप इसे एक ट्री स्ट्रक्चर में भी डिफाइन कर सकते हैं पूरे डायग्राम को। तो इसकी जो डेफिनेशन है और प्रोसेस है वो दोनों में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। सो सबसे पहला आपका है मेमोरी मैनेजमेंट। अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम नीड ऑफ दिस रिसोर्सेज। मीन्स किस रिसोर्स को कितनी मेमोरी एलोकेट करानी है, किस डिवाइस को, आप देखते होंगे सिस्टम पे डिवाइस होते हैं आपके सी डी ई, जो भी आपके डिवाइस हैं उनको मैनेज करना है और उन्हें मेमोरी एलोकेट करने का काम आपका कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मीन्स किस डिवाइस को कितनी मेमोरी एलोकेट करानी है, डी एलोकेट करानी है, या किसी प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट करानी है, वो सारा टास्क आपका परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला इसका टास्क होता है मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करना, हर एक डिवाइस को एंड प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कराना। सेकेंड आता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। अगर आपके सिस्टम पे बहुत सारे प्रोसेस आ रहे हैं, मान लीजिए P1, P2, P3, P4, इस टाइप से आपके बहुत सारे प्रोसेस आ रहे हैं और इन सभी को मैनेज करना है कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। तो स्पेसिफिक टास्क आपको परफॉर्म कराना सिस्टम पे, वो भी आपका प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन प्रोसेसर टू द डिफरेंट टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। मीन्स सीपीयू आपके पास एक ही है, इस सीपीयू को आपको इन डिफरेंट प्रोसेस को एलोकेट कराना है। तो ये सीपीयू को जो एलोकेट कराता है डिफरेंट प्रोसेस को, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस पहले सीपीयू
P3 प्रोसेस को एलोकेट कर दिया, उसके बाद कुछ टाइम बाद P1। तो इसमें आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। प्रॉपर इसका न्यूमेरिक पोर्शन होता है आपका, न्यूमेरिक क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, वो इंपॉर्टेंट है आपका। तो वो सारा मीन्स सीपीयू को एलोकेट कराना और सब कुछ वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। नेक्स्ट आता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ डिवाइसेस। मीन्स कौन सा डिवाइस कहाँ पर कनेक्टेड होगा, किस डिवाइस से कौन सा डिवाइस कनेक्टेड होगा। वैसे तो हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, बट उसको मैनेज जो करता है वो आपका कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट है आपका फाइल मैनेजमेंट। कौन सी फाइल आपकी कहाँ स्टोर होगी, कैसे वो स्टोर होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोर, रिट्रीव, मैनेज, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स। ये सारी टास्क भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मीन्स डायरेक्टली फाइल मैनेजमेंट, फाइल को मैनेज करना है, कहाँ स्टोर करना है, कैसे उसको एक्सेस करना है, या प्रॉपर किस लोकेशन पे उसको स्टोर करना है, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि अनऑथराइज यूजर आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके, इसलिए उसमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प इन implementing mechanism that secure and protect this system, computer system internally as well externally। means आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इंटरनली और एक्सटर्नली सिक्योर रहे, ताकि अनऑथराइज यूजर उसे एक्सेस ना कर सके, इसलिए सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम पे विंडो फायरवॉल जो होता है वो इंस्टॉल होता है, वो इसी का काम करता है आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट आपका आता है जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग का मीनिंग है शेड्यूल प्रोवाइड करना। मीन्स अगर आपके सिस्टम पे बहुत सारे जॉब्स आ रहे हैं एक साथ, J1, J2, J3, तो इनको शेड्यूल प्रोवाइड करना कि कौन सी जॉब पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी उसके बाद एग्जीक्यूट होगी, उसे शेड्यूल प्रोवाइड करना, वो भी आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। जॉब शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज टू मैनी डिफरेंट टास्क बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा सीपीयू डिफरेंट जॉब को कि वो एग्जीक्यूट हो, तो वो सारा प्रोसेस भी आपका कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। नेक्स्ट टाइम शेयरिंग। मीन्स आपके पास सीपीयू एक ही है, डिफरेंट प्रोसेस आपके पास आ रहे हैं, तो उनमें टाइमली शेयर कर देगा सीपीयू को। टाइमली शेयरिंग का ऑपरेशन भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। इट कोऑर्डिनेट एंड असाइन कंपाइलर, असेंबलर, यूटिलिटी प्रोग्राम एंड अदर सॉफ्टवेयर पैकेज टू वेरियस यूजर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, ताकि आपके डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हैं या जो भी आपके पैकेज हैं वो सिस्टम पे प्रॉपरली वर्क परफॉर्म कर सकें। इसके लिए इसमें टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंट आपके इंग्लिश में नोट्स थे। अगर आप हिंदी में नोट्स की बात करते हैं तो हिंदी में ये डायग्राम है आपका फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसमें। प्रोसेस मैनेजमेंट, या इसको बोलते हैं शेड्यूल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, पेरिफेरल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सो सबसे पहला प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से डिफरेंट एप्लीकेशन को मैनेज किया जाता है। जितने भी आपके प्रोसेस, यदि सिस्टम में डिफरेंट टास्क होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा एंड कौन सा टास्क को सीपीयू एलोकेट करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से डिफरेंट प्रोसेस की शेड्यूलिंग प्रोवाइड की। शेड्यूलिंग यही है आपका कि किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें डिफरेंट टाइप की शेड्यूलिंग टेक्नोलॉजी हमारी यूज होती है, FCFS, SGF, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी। ये सारा आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है, तो वहां पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आएगा आपका ये। मेमोरी मैनेजमेंट दूसरा टास्क है, इसका फंक्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक डिवाइस यह डिसाइड किया जाता है कि कौन सी फाइल मेमोरी के कौन से लोकेशन में स्टोर होगी एंड किस फाइल को कितनी मेमोरी एलोकेट करानी है या किस डिवाइस को कितनी मेमोरी एलोकेट करानी है, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। नेक्स्ट आता है इसमें डिवाइस मैनेजमेंट, कि कौन सा डिवाइस कहाँ पर कनेक्टेड होगा, कौन सा पेरिफेरल डिवाइस किस पोर्ट पे कनेक्टेड होगा, कैसे उसको प्रोसेसिंग होगी, वो सारा डिसाइड भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है इसमें फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में ये चेक किया जाता है कि कौन सी फाइल कहाँ स्टोर होगी, कैसे वो स्टोर होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से फाइल फोल्डर को भी मैनेज किया जाता है, कौन सी फाइल कहाँ स्टोर होगी उसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से मैनेज किया जाएगा। ओपन कर रहे हैं फाइल, सेव कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स पूरा होल सोल जो आपका सिस्टम पे रहता है वो सारा वर्क जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही परफॉर्म किया जाता है। तो ये डिफरेंट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग
the different operating system structure. There are 4 operating system structure. These are simple structure, layered structure, microkernel structure, and modular structure. So today we will see simple structure and layered structure. Let's begin with simple structure. Simple structure. In such operating systems, we do not have a well-defined structure and are small, simple, and are for limited systems. The interface and the level of functionality are not well separated. MS-DOS is an example of such operating system. In MS-DOS, application programs are able to access the basic input-output routines, because of which the MS-DOS is vulnerable to malicious programs and may cause the entire system to crash whenever user program fails. Also, MS-DOS was limited by the hardware of its era. That's because the Intel 8088, for which it was developed, has no hardware protection and no dual mode. So the designer had no choice but to leave the base hardware accessible. This operating system caused the entire system to crash, just now are what I have said, and if one of the program fails. There are 2 examples of this. One is the MS-DOS layer structure, figure 1, and traditional Unix system, figure 2. Just now we have discussed about MS-DOS. So coming to the traditional Unix structure. Unix was initially limited by the hardware functionality, consisting of 2 separate parts. One, the kernel, and the system program. If you can see, the kernel is this particular part and rest of the part is the system program. The kernel is further separated into a series of interfaces and device driver. So your kernel, this particular kernel, is divided by, or you can say separated by, a series of interfaces and device driver which have been added and expanded over the years as Unix evolved. Everything below the system call interface of the kernel and above the physical hardware, this is the hardware, above the physical hardware is the kernel. Now what are the functionalities of the kernel? The kernel provides the file system, CPU scheduling, memory management, and other operating system functions with the help of system calls. So what are the system calls? We'll discuss in the next topic. Our next topic is on system call. So that's for simple structure. Let us now go to the next one, which is called layer structure. From the diagram you can see that there are several rings. With the innermost ring is the hardware, followed by layer 1 or level 1, layer 1 or level 1, then multiple layers or levels, and finally the outer ring is the user interface. So that is why the name layered structure. One example of the layered operating system is the operating system, the multi-programming operating system. We have studied in the history of operating system. This was the first operating system that used the layered design, and it has 6 layers. 0th layer, which is the hardware inner layer, followed by layer 1, which is the CPU scheduling layer, then layer 2 memory management, layer 3 process management, layer 4 buffering for input and output, and layer 5 user program. So this was the structure of the operating system. It was a multi-programming operating system. Now let us learn more about that. Layered structure. In this structure, the operating system is broken into a number of layers or levels, as you have seen in the diagram.
A layer does not need to know how these operations are implemented. It needs to know only what these operations do. Hence, each layer hides the existence of certain data structures, operations and hardware from the higher levels, with bottom layer being the hardware and topmost layer being the user interface. These layers are so designed that each layer uses the functions of lower level layers only. For example, when a user program executes an input-output operation, it executes a system call that is trapped to the input-output layer, which calls the memory management layer. So, the program executes an input-output operation. It executes the system call, which is taken by the input-output layer, which in turn calls the memory management layer. The memory management layer in turn calls the CPU scheduling layer, which is then passed to the hardware. At each layer, the parameters may be modified, data may need to be passed, and so on. Each layer adds overhead to the system call. As a result, the system call takes longer than does on a non-layered system. Also, the debugging process is simplified, as if lower level layers are debugged and an error occurs during debugging, then the error must be on the layer only, as the lower level layers have already been debugged. The main disadvantage of this structure is that at each layer the data needs to be modified and passed on, which adds overhead to the system. For example, the device driver for the hard disk, which is generally used by virtual memory algorithm, must be at a lower level than the memory management routine. Remember that for a hard disk there are certain virtual memory algorithms which must be at a lower level than the memory management routines, because memory management routine requires the ability to use those hard disks. Moreover, so careful planning is also required, as a layer can use only the lower level layers. Unix is an example of this structure. In the previous example, that was the traditional Unix structure. Now as Unix evolved, this is the structure, that is the layered structure used by Unix. So that's all for today. In the next class we will discuss about two more operating system structure. These are microkernel and modular structure.